हाँ जी, तो इंटीग्रेशन बी, ये इंटीग्रेशन जो डीएल है ये क्या है, सिर्फ लेंथ रह गई है। क्या रह गई है, सिर्फ लेंथ रह गई है। तो लेंथ का जब इंटीग्रेशन होता है मतलब पूरी लेंथ जोड़ना है सिर्फ, है ना। ये तो भाई डीएल वेक्टर था, यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए और बी क्या होते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, याद आ रहा है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर्स थे, ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड। तो लेंथ का मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, और से क्या कर देना, पूरे को इंटीग्रेट कर देना है, दैट्स इट। तो इंटीग्रेट कर दिया, 2 पाई आर आएगा। क्या आएगा, 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इज दैट क्लियर टू यू? बोलो पक्का समझ में आया? तो बी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अरे पक्का समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है ये चीज, पक्का? तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। क्लियर है ये चीज? चलिए भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, पक्का? चलिए, तो इसकी वजह से आ गया। अब अगर एक हॉलो सिलेंडर की वजह से निकालना हुआ, सपोज करो क्या निकालना हो मुझे, सपोज करिए किसकी वजह से, हॉलो सिलेंडर की वजह से निकालना होगा, इनसाइड और आउटसाइड, है ना। अब ये हॉलो सिलेंडर है और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। ऊपर की तरफ कितनी करंट फ्लो कर रही है इसमें, ऐसे आई। हॉलो है तो देखो अंदर तो फ्लो करेगी नहीं, हॉलो मतलब सिर्फ बाउंड्री है इसमें, तो किनारे किनारे करंट फ्लो कर रही है, सिर्फ किनारे किनारों से जाती हुई, ठीक है, हर तरफ से। तो इसमें एक तो आर इनसाइड के लिए निकालना है और एक आर आउटसाइड के लिए निकालना है। तो मैं 2 पॉइंट्स कहता हूं, एक है आई पॉइंट और एक है ओ पॉइंट, तो दोनों पे निकालना है। तो पहले मैं कहता हूं इनसाइड। अब भाई इनसाइड कैसा लूप बनाओगे, बिल्कुल वही सर्कुलर एम्पिरियल लूप, और आउटसाइड वाले पे करना होगा तो भी एम्पिरियल सर्कुलर लूप बनाओगे ऐसे। दोनों के लिए एक ही मैं करके दिखा रहा हूं, एक ही फिगर में, इनसाइड भी निकालूंगा और आउटसाइड भी। फॉर्मुला वही लगना है। फॉर्मुला क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब म्यू नॉट तो म्यू नॉट है, आई एनक्लोज कितना है, 0। भाई जब अंदर वाले के लिए बात कर रहा हूं तो इसमें से कोई करंट जा ही नहीं रही ना, अंदर तो हॉलो है ना पूरा, वहां से कौन सी करंट जा रही है, कुछ नहीं, तो 0 आ गया। तो बी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 0, खत्म, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आउटसाइड बात करें, बहुत ही आसान हो गया, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। करंट कितनी जा रही है, वैसे ही लूप ले लो, लूप की वही डायरेक्शन ले लो, जैसे सिंपल वायर के लिए किया था ना अभी हमने, अभी जो आंसर आया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, बिल्कुल वैसे ही। वायर ऊपर जा रही है करंट, इसकी लूप की डायरेक्शन ऐसे ही ले लो, बिल्कुल वही कैलकुलेशन, सब कुछ वैसे ही है, क्योंकि वायर में भी करंट ऊपर जा रही थी, लूप भी ऐसे लिया था, तो लूप ऐसे ही ले लो, बस बिल्कुल वही सब आएगा। बी बाहर, इंटीग्रेशन डीएल बचेगा, म्यू नॉट इंटू आई बचेगा। बी इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा पूरे लूप पे 2 पाई आर, क्लियर है, 2 पाई आर, और आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई ए। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्लियर है, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए, किसके लिए, आउटसाइड। अब इसका ग्राफ बना रहा हूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड का यही नीचे, पहले कितना था, अंदर तक कितना रहा मैग्नेटिक फील्ड, 0, देखो 0, पहले 0 था, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, और फिर एकदम से कुछ हो गया और फिर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, मतलब कम होता जा रहा है। यहां पे क्या है, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, पहले 0 था फिर एकदम से इंक्रीज होकर के ऐसा। बोलो मेरी बात समझ में आई है? अरे पक्की बात है ये, पक्का समझ में आया? चले अगली बात करें थोड़ी सी। अब एक सॉलिड सिलेंडर ले लें। चलिए भाई, अगर यही सिलेंडर सॉलिड हो जाए भाई तो कैसे होगा, तो हमें क्या करना होगा, सॉलिड में भी करंट डेंसिटी फिक्स रखनी है अभी, है ना। ऐसा नहीं कि बीच में करंट सबसे ज्यादा फिर बाहर थोड़ी करंट कम होती जा रही है, करंट डेंसिटी फिक्स, मतलब हर जगह करंट एक जैसा। अब ये सॉलिड सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है, सॉलिड। सॉलिड में मैं ऐसा भी करंट डेंसिटी दे सकता हूं कि सेंटर में बहुत ज्यादा करंट है, फिर बाहर थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं करंट की डेंसिटी क्या है, कम होती जा रही है। ऐसा नहीं कह रहे अभी हम कह रहे हैं कांस्टेंट करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इज गिवन एज जे, करंट डेंसिटी जे गिवन है, क्या गिवन है, जे। इसकी रेडियस है कैपिटल आर। क्या क्या पूछ रहा है आपसे, इनसाइड और आउटसाइड कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, करना वही है। स्मॉल आर डिस्टेंस इनसाइड लूंगा तो क्या होगा, स्मॉल आर डिस्टेंस आउटसाइड लूंगा तो क्या होगा। मैंने आपको बताया था सब में एक ही जैसे एम्पीरियल लूप बनाने पड़ेंगे आपको, सर्कुलर। करंट कहां जा रही है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें पूरा सॉलिड है तो अंदर बाहर सब जगह करंट है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो इनसाइड वाले के लिए देख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, ध्यान से। इनसाइड वाले के लिए देख रहा हूं, पता है मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल करूंगा, म्यू नॉट आई एनक्लोज करूंगा, ये तो सबको समझ में आता है। ये वही रहेगा, ये तो सब में एक ही जैसा चलेगा। बी बाहर आ जाएगा क्योंकि हर पॉइंट पे सेम होगा भाई सेंट्रल लाइन से सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस में है तो सब पे बी सेम होगा, तो बी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डीएल बचेगा, कॉस 0 बनेगा, वो खत्म हो जाएगा, म्यू नॉट। अब इसमें करंट कितनी जा रही है, तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। टोटल करंट कितनी आएगी, टोटल करंट कितनी होगी, करंट डेंसिटी इंटू टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। सबको पता है भाई करंट डेंसिटी क्या होती थी, करंट अपॉन एरिया। भाई करंट डेंसिटी क्या होती थी, करंट अपॉन एरिया। तो करंट चाहिए तो करंट डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ गई मेरी टोटल करंट। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, पाई आर स्क्वायर एरिया में कितनी करंट है, पाई आर स्क्वायर एरिया में कितनी करंट है, आई करंट है, यानी इतनी करंट है। यूनिट एरिया में कितनी करंट है, जे,
यूनिट एरिया में कितनी करंट है भाई, करंट पर यूनिट एरिया को तो जे कहते हैं। सिंपली देखो ऐसे ही कर सकते हो, सिंपल कह सकते हो यूनिट एरिया में कितनी करंट है जे, क्योंकि जे मतलब करंट डेंसिटी का मतलब ही होता है करंट पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितनी करंट है जे, बोलो समझ में आया। तो पाई आर स्क्वायर, ये एरिया कितना है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें कितनी करंट होगी जे पाई आर स्क्वायर, बस यहां पे यही लिखना है जे पाई आर स्क्वायर। बी की जगह बी, 2 पाई आर की जगह 2 पाई आर, आंसर आ गया म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू आई म्यू नॉट जे आर बाई 2, यानी बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, यानी स्ट्रेट लाइन, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, ये लिख लीजिए साइड में, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं यहां पे ध्यान से देखिए, यहां तक अंदर अंदर मतलब इनसाइड रीजन में, तो इनसाइड रीजन में मतलब आर बराबर आर तक, भाई कैपिटल आर पे सरफेस आ जाएगा, कैपिटल आर से बड़ा लूंगा बाहर चले जाएंगे, कैपिटल आर से छोटा तो अंदर, आर बराबर आर तक बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। कैसी आ रही है स्ट्रेट लाइन, कितनी आ रही है स्ट्रेट लाइन। और सरफेस पे कितना आ जाएगा, सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, सरफेस पे कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। यानी ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी आ जाएगी म्यू नॉट जे कैपिटल आर बाई 2। ग्राफ बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड का, ये वाई एक्सिस पे कौन है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है सरफेस पे, ये कितनी वैल्यू आ रही है म्यू नॉट जे आर बाई 2, ठीक है। और इनसाइड जो आ रहा है ग्राफ कैसा आ रहा है बी प्रोपोर्शनल टू आर, ग्राफ का नेचर लीनियर है, बी प्रोपोर्शनल टू आर। अब आउटसाइड देखते हैं, आउटसाइड तो वही कहानी है भैया, आउटसाइड तो बिल्कुल वही है जो भी किया था, बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड इंटीग्रेशन बी बाहर इंटीग्रेशन डी एल म्यू नॉट इंटू जे इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, म्यू नॉट जे पाई के, क्योंकि करंट डेंसिटी है जे, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी आई बराबर जे इंटू एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ आएगी नहीं, दैट्स इट। तो बी इंटू 2 पाई आर स्मॉल आर, इस बार स्मॉल आर कौन है बाहर वाले का डिस्टेंस, क्लियर है। तो म्यू नॉट इंटू जे पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, पाई पाई का हिसाब रखना पड़ेगा। बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई 2 आर, म्यू कॉन्स्टेंट जे कॉन्स्टेंट आर कैपिटल आर कॉन्स्टेंट भाई, रेडियस है इसकी, स्मॉल आर वेरिएबल, यहां भी हो सकता है पॉइंट, यहां भी हो सकता है, स्मॉल आर इज वेरिएबल, स्मॉल आर इज वेरिएबल। तो इधर आ रहा है बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, यानी आर बढ़ेगा तो बी कम होगा, यानी बाहर जाते ही फिर घटने लग जाएगा बी, आर बढ़ता जाएगा और बी कम होता चला जाएगा। तो ऐसा ग्राफ आ रहा है, बोलो समझ आया कि नहीं, ठीक है। इस रीजन में बनाना चाहो इधर भी बना सकते हो, देखो इधर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, देखो करंट ऊपर जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बताएगा ना, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो इधर करंट की तरफ ऐसे किया, इसकी तरफ इशारा किया और ऐसे स्लैप करते थे, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है अंदर की तरफ क्रॉस में, और जब इधर करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा, ऐसे स्लैप करेंगे ना ऊपर करंट। अब तो ये सब अब तो डायरेक्शन निकालना बड़े आराम से आ गया होगा, बहुत सारे लेक्चर्स हो गए। ऐसे करके बाहर की तरफ डॉट, मतलब इधर क्रॉस है तो इधर डायरेक्शन कैसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डॉट, डॉट का मतलब ऐसे अपोजिट इसके, मतलब ये क्रॉस डायरेक्शन शो की हुई है ऊपर पॉजिटिव में, तो डॉट डायरेक्शन कैसी हो जाएगी नेगेटिव, देखो नेगेटिव, बिल्कुल यही ग्राफ नेगेटिव में बना दिया, ये ग्राफ ऐसा तो यहाँ नीचे ले गए नेगेटिव में, ये ऐसे था बिल्कुल यही शेप, देखो मिरर इमेज बनाइए, बस नेगेटिव में बनाइए, खत्म, क्लियर है। ऐसे पिछला वाला ग्राफ मैंने ऐसे बनाया था अभी आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया होगा। पिछला वाला ग्राफ ऐसे बनाया था ना, पहले 0 थी फिर ऐसे करके ऐसे होती चली गई, ठीक है। पिछला वाला ग्राफ भी ऐसे बना सकते हो, 0 थी फिर ऐसे करके ऐसे होती चली जाएगी, समझ आ रहा है कि नहीं। अभी जो ग्राफ बनाया था हॉलो सिलेंडर की वैसे 0 0 और फिर ये पॉजिटिव में ऐसे वो नेगेटिव में ऐसे, बस क्योंकि उधर क्रॉस होगा इधर डॉट होगा, चाहे तो लिख देना यहाँ क्रॉस है यहाँ डॉट, ऐसे यहाँ क्रॉस है और यहाँ डॉट है, इसीलिए ये पॉजिटिव लेना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट, क्लियर है चीज। ऐसा बोलो समझ आएगी नहीं, बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, क्लियर है चीज। तो देख रहे हो तुम लोग, बाहर तो चाहे सिंगल वायर हो, चाहे हॉलो सिलेंडर हो, चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, बशर्ते कि इसमें करंट डेंसिटी फिक्स हो, कांस्टेंट हो, डिपेंड ना करे किसी पे। ये जो क्वेश्चन कराया भी इसमें लिख लेना चाहे तो करंट डेंसिटी इज अ कांस्टेंट हियर, क्लियर है, तभी है। अब करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है भाई तो क्या होगा, करंट डेंसिटी बेटा अगर कांस्टेंट नहीं हुई तो क्या होगा, मतलब यहां से अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आना शुरू हो गए है ना, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा देर तक चल नहीं पाते अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन देखेंगे अच्छे क्वेश्चन आना शुरू हो गए। अब यहाँ पे जो करंट डेंसिटी मेरे बच्चे वो क्या है ना, काफी लंबा सिलेंडर है इस तरीके से, इसमें भी वही पूछ रहा है, इनसाइड किसी पॉइंट पे बताना है आपको और आउटसाइड किसी पॉइंट पे बताना है। लूप तो वैसे ही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाहर वाले के लिए ऐसा बनेगा, अंदर वाले के लिए भी ऐसे ही बनेगा, डायरेक्शन ऐसे ले लो, करंट कहां जा रही है ऊपर। लेकिन इस बार जो करंट डेंसिटी वो दी हुई है J नॉट इंटू आर, आर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन, लिख लीजिए डिस्टेंस आर इज स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन, लिख लीजिए जरा इसको फटाफट से, स्मॉल आर इज व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, क्लियर है ये चीज। चलिए भाई, तो ऐसा अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई कैसे करोगे, करना प्रोसीजर वही है, बस इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए। क्या करना है आपको, इनसाइड निकाल रहा हूं पैसे, कैसे निकाल रहा हूं, इनसाइड निकाल रहा हूं पहले, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, बहुत अच्छी बात है, बी बाहर आएगा, वही सब बातें हैं, डीएल वही रहेगा म्यू नॉट, ये आई एनक्लोज निकालना थोड़ी सी अब यहां समस्या है,
ठीक है, देखिए ध्यान से आई एनक्लोज कैसे निकालेंगे। सिर्फ इतना पोर्शन का निकालना है, क्योंकि मैं इतने रीजन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इनसाइड देखनी है ना मुझे। तो मेरा ये इनसाइड मतलब ये वाला पॉइंट है, बाहर ये वाला पॉइंट है, तो मैं इनसाइड पॉइंट मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। और एंड इसमें इस एरिया में मेरे इस लूप के अंदर से कितनी करंट जा रही है, मतलब ये मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इतने रीजन में, इतने कितनी करंट है इस पोर्शन में। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। और इस पोर्शन में मैं करंट बड़े प्यार से निकाल लेता अगर करंट डेंसिटी फिक्स होती, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, करंट डेंसिटी फिक्स थी तो बड़े प्यार से आंसर आया था J इंटू पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है, J इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन इस बार डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो देखो मैं करूंगा, मुझे ये स्मॉल आर, ये कितनी रेडियस दी हुई है इसकी, स्मॉल आर दी हुई है, मुझे इसमें से करंट निकालनी है। और इसमें करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। और जब चीजें फिक्स नहीं होती तो क्या करते हैं, एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करते हैं। तो एलिमेंट ले रहा हूं, यहां से x पे जाके dx मोटाई की स्ट्रिप ले ली। क्या ले ली, x पे जाके dx मोटाई की स्ट्रिप। ये सब काम मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किए थे, कुछ कुछ याद करो। dx मोटाई की स्ट्रिप ले ली। क्लियर है, चलिए साहब, इस है ना x डिस्टेंस पे, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लिए, x डिस्टेंस पे, और इसकी मोटाई कितनी है dx, रेडियस कितनी है इसकी x, रेडियस कितनी है ये x, लिख लीजिएगा x, और इसकी मोटाई कितनी है dx। बोलो समझ में आ रही कि नहीं। इसका एरिया कितना है, छोटा सा एरिया बताओ इसका फटाफट से जल्दी से। छोटा सा एरिया होगा 2 पाई x dx, ये तो अब सब लोग जानते हो तुम लोग। इसका छोटा सा एरिया स्ट्रिप का कितना होता है 2 पाई x dx, सबको मालूम है। अच्छा भाई, अब आपको पता है करंट होती है करंट डेंसिटी इंटू एरिया, है कि नहीं, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। करंट डेंसिटी फंक्शन है, किसका फंक्शन है, सेंटर से डिस्टेंस का, सेंटर लाइन से डिस्टेंस। तो सेंटर वाली जो लाइन है उससे डिस्टेंस कितनी है इस स्ट्रिप की, हमारे x। तो r की वैल्यू कितनी गिवन है, x। तो ध्यान से देखते जाओ, j की वैल्यू लिख रहा हूं j0, और सेंटर लाइन से डिस्टेंस कितनी है हमारी स्ट्रिप की, x, j0 x। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। अब dA कितना है, एरिया 2 पाई x dx, 2 पाई x dx, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये कितना आ गया 2 पाई j0 x स्क्वायर dx, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। क्लियर है ये चीज। ये छोटी सी करंट आएगी, क्या आएगी भाई, छोटी सी करंट जाएगी ना इस एरिया में से, तो छोटे से एरिया में से, तो ये छोटी सी करंट है। और पूरी करंट निकालनी है अगर, पूरी करंट, तो क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन, तो 2 पाई j0 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दूं डायरेक्ट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x³/3। और लिमिट लगा रहा हूं ध्यान से, लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक, बोलो समझ आएगी नहीं। तो जो करंट आ रही है बेटा वो है 2 पाई j0 स्मॉल r³/3। मुझे तो स्मॉल r तक चाहिए था ना अपना, मुझे तो अपना काम स्मॉल r तक करना है ना बस। तो देखो ये हो गया b0 इंटू 2 पाई r, भाई लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dl का 2 पाई r, जो हम करते आ रहे हैं। तो म्यू0 इंटू आई एनक्लोज। अब आई एनक्लोज की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखो, 2 पाई j0 r³/3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ r का। क्लियर है। तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू0 j0 r²/3, मतलब पैराबोलिक ग्राफ। तो पहले इतना नोट कर लेना, इनसाइड ये पूरा नोट करना है। क्लियर है, चलो ग्राफ बाद में बना दूंगा। तो इनसाइड में आंसर कितना आ रहा है, मतलब इनसाइड लिख लेना, b इनसाइड जो है b इन दैट इज प्रोपोर्शनल टू r²। b इन इनसाइड वाला जो आ रहा है b इन, चाहे तो लिखते जाओ b इन, ऐसे पिछले वाले में भी लिख लेना b इन। ठीक है, b इन कितना आ रहा है, b इन प्रोपोर्शनल टू r², पैराबोला, याद है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोलिक नेचर बनेगा ग्राफ का। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो आउटसाइड अगर करना हुआ तो क्या करूंगा भाई मैं, आउटसाइड अगर मुझे करना हुआ तो क्या होगा, आउटसाइड भाई पहली लाइन तो यही रहेगी, बस इंटीग्रेशन b इन की जगह क्या हो जाएगा, b आउट डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू0 इंटू आई एनक्लोज्ड। ठीक है, देखना ध्यान से। ठीक है, इसको मिटा दूं जरा, पक्का लिख लो पहले इतना, ये सब लिख लेना। इसके बाद देखो जल्दी से, अगर तुम्हें आउटसाइड देखना है तो म्यू0 इंटू आई एनक्लोज, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, तो बात तो वही है कि भाई बी आउट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये डीएल वेक्टर, डीएल बचेगा सिर्फ, कॉस 0 हो जाएगा, वो सब तुम्हें मालूम है, डायरेक्शन ऐसी लेनी है भाई। जो एलिमेंट जो जैसे एम्पिरियल लूप जैसे शुरू में लिया था वही चल रहा है अब तक, सब जगह वही ले रहा हूँ। इनसाइड भी वैसे लेना, आउटसाइड भी वैसे लेना, जैसे फर्स्ट बार लिया था सिंपल वायर के लिए जो लिया था। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा बार बार ऐसे नहीं बता रहा, सिंपली वही करना है, म्यू0। अब आई एनक्लोज कितना, आई एनक्लोज इस बार भाई बाहर वाले पॉइंट की जब बात कर रहा हूं तो फिर तो सारी की सारी करंट अंदर ही है ना भाई, जब कोई पॉइंट बाहर है तो फिर सारी करंट आ गई अंदर। सारी करंट के लिए भी कैलकुलेशन यही है, बस सारी करंट के लिए जब ये कैलकुलेशन है तो स्मॉल आर की जगह क्या जाएगा, कैपिटल आर। भाई जब सारी की सारी करंट निकालनी है तो पूरे कैपिटल आर तक निकालनी है बस, उसके बाहर तो करंट है नहीं भाई, उसके बाहर तो करंट है नहीं जो स्मॉल आर तक लोगे। क्लियर है, जब बाहर कर रहे हैं तो स्मॉल आर ये है, अंदर कर रहे होते तो स्मॉल आर ये था। क्लियर है चीज। चलिए बाहर के लिए क्या है, स्मॉल आर ये। मैं दो केसेस को एक ही में सॉल्व कर रहा हूं, आप चाहो तो दो अलग अलग फिगर बना लेना, अंदर वाला फिगर अंदर वाले के लिए, बाहर वाला फिगर बाहर वाले के लिए। ठीक है, चलिए साहब, तो कैपिटल आर मतलब ये लिमिट हो जाएगी कैपिटल आर, मतलब ये हो जाएगा r³, बस ये हो गई करंट आपकी, लिख दो बस 2 पाई j0 r³/3। तो b आउट इंटू 2 पाई r बराबर म्यू0 2 पाई j0 r³/3 टू
पाई से 2 पाई कैंसिल, बी आउट की वैल्यू आ गई म्यू नॉट जे नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3r, बाकी सब है कांस्टेंट। तो ये पता चला कि बी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब आउट अगर आप देखो तो इसका भी वैसा ही आ रहा है जैसा सबका आ रहा था, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r आता है। सबके बाहर देख लो, हॉलो सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो जिसमें करंट डेंसिटी फिक्स हो, करंट डेंसिटी फिक्स नहीं भी है तो भी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है चीज? तो बाहर में तो सबका अभी तक जो पढ़े हैं उनका एक जैसा है, अभी तक जो पढ़े हैं उनका एक जैसा है, और बाकी इसमें क्या है, ठीक है मिटा दूं इसको। तो देखो अभी कितनी एक अच्छी बात समझ में आएगी आपको, ध्यान से देखना। अच्छा भाई इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक। अंदर कैसा बना था बताया था मैंने, पैराबोलिक, और बाहर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आएगी इसकी मैक्सिमम वाली? ये आएगी म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3, म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3। देखो भाई इसके लिए क्या करना है, सरफेस पे निकालना है, तो इस आर की वैल्यू को कैपिटल आर रख दो भाई। जब आर कैपिटल आर के बराबर है तभी तो सरफेस आएगी, कैपिटल आर रख दो, आर से आर कैंसिल, म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो जो अभी बी इनका फॉर्मूला आया था उसमें स्मॉल आर को आर रख दो भाई, इस आर को आर रख दो तो भी सरफेस आएगी, इस आर को आर कर दोगे तो भी सरफेस आएगी, क्योंकि सरफेस दोनों में आती है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों का बीच में आती है ना, तो किसी से भी आ जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3, बोलो पक्का समझ में आएगी नहीं? ये है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये कैसा ग्राफ है? प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मतलब पैराबोला, और ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर मतलब हाइपरबोलिक जैसा, हाइपरबोलिक नेचर है ना। बोलो समझ में आएगी नहीं? और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी? म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3, म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3। बोलो पक्का समझ में आएगी नहीं? तो देखो कितना ग्राफ्स का कंपेरिजन कर रहा हूं, इतना तो हो गया। और देखो कितना खूबसूरत कंपेरिजन है ग्राफ्स का। एक अकेला वायर था तो ग्राफ ऐसा था, सिंपल। क्लियर है कि नहीं? वायर के बहुत पास आ जाओगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। सीधी बात है, अकेला जब वायर था, सिंपल वायर था, सीधी बात है, वायर के जब तुम बहुत पास आ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी, नहीं इनफाइनाइट जैसा। क्लियर है? इनफाइनाइट से आता हुआ ऐसे, बिल्कुल हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। क्लियर है? ऐसे करके था। अरे है कि नहीं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था ना। अच्छा, और इधर बनाना हो तो ऐसा, क्योंकि इधर क्रॉस था और इधर डॉट था। है कि जैसा जैसा वायर किधर होगा वैसे वायर किधर होगा, बस डायरेक्शन अलग है, इधर क्रॉस और इधर डॉट। अगर ये पॉजिटिव में ले रहे हो तो डॉट वाला नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ये वायर का था। और फिर देखा हमने हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का ऐसा बना है ना, और इधर ऐसा अपोजिट बनाना है तो ऐसा बना देंगे। फिर किसका देखा हमने? फिर देखा हमने सॉलिड सिलेंडर का, लेकिन उसमें डेंसिटी कांस्टेंट थी। फिर हमने देखा अगर कांस्टेंट डेंसिटी आर पर डिपेंड करे, सीधे आर की पावर 1 पर डिपेंड करे तो पैराबोला, और फिर ये ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये पैराबोला और फिर ये ऐसे, ये क्रॉस में और ये डॉट में। यहाँ पे आगे बना सकते हो ऐसे पैराबोला और फिर ये ऐसे, जैसा ऊपर है बिल्कुल वैसे ही नीचे बनाया है, बस इसकी फोटोकॉपी कर दी और इधर कर दो। जैसा ये ऊपर है बिल्कुल ये वैसे ही नीचे और ये ऐसे, क्योंकि ये डॉट है और ये क्रॉस है, इसलिए क्रॉस वाला अगर पॉजिटिव है तो डॉट वाला नेगेटिव में लेना होगा। क्लियर है? क्योंकि इधर क्रॉस आएंगी डायरेक्शन ऐसे और इधर ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, क्रॉस और ये डॉट, इसलिए डॉट वाला नेगेटिव क्रॉस वाला पॉजिटिव। तुम चाहे उल्टा कर लो, क्रॉस वाला नेगेटिव ले लो, डॉट वाला पॉजिटिव ले लो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन नेचर समझ में आ, बस मैं तो वैल्यू बता रहा हूँ बेसिकली इस वक्त। क्लियर है? तुम डायरेक्शन अगर कंसिडर ना करना चाहो तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं? डायरेक्शन तुम क्रॉस डॉट ना कंसिडर करना चाहो तो सब कुछ ऊपर आ जाएगा, ये ग्राफ भी ऊपर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात हो तो भाई फिर तो सब पॉजिटिव हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव। क्लियर है? मैग्नीट्यूड थोड़ी नेगेटिव, नेगेटिव क्या है? डायरेक्शन ही तो नेगेटिव कर रही है सिर्फ, ठीक है। तो ये तो देखो पहले ये वाला पोर्शन था ही नहीं, फिर ये जीरो हुआ, जीरो से फिर स्ट्रेट लाइन बन गया ऐसी वाली, फिर स्ट्रेट लाइन से पैराबोला बन गया। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं आर की पावर 2 कर लूंगा ना तो ये क्यूब बन जाएगा। जैसे देखो पहले ये किस पर डिपेंड कर रहा था? आर की पावर 0 पे, मतलब 0 था ये, आर की पावर 0, ये प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 था, ये प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 2 आया। देख लो 1 बाई 1 मैंने ग्राफ बनवाए सारे के सारे। पहला आर की भाई 0 था, ये मतलब किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आर की पावर 0 पर डिपेंड कर रहा है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा मतलब आर की पावर 0 पर डिपेंड कर रहा है। फिर आर की पावर 1 पे डिपेंड किया जब जे कांस्टेंट था तो। क्लियर है? फिर आर की पावर 2 पे डिपेंड किया अगर जे की वैल्यू आर की पावर 1 पे डिपेंड करी तो। मैं तो पहले से ही बता रहा हूं, अगर जे की वैल्यू आर की पावर 2 पे डिपेंड करेगी तो ये अपने आप आर की पावर 3 हो जाएगा, मतलब एक एक पावर बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ही मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाया था, याद कर लो बेटा। क्लियर है ये चीज? नहीं याद रहा तो छोड़ो, यहां पे मैंने बता दिया। क्लियर? तुम चाहो तो करना ये क्वेश्चन अब आर स्क्वायर वाले के लिए, बिल्कुल जैसे आर के लिए किया था ना, जो इंटीग्रेशन करे थे बस उसमें आर के लिए क्या करते थे ना, आर स्क्वायर जो इंटीग्रेशन यहां किया था अभी करंट निकालने के लिए, 0 से लेकर स्मॉल आर तक लिमिट लगाई थी, एक्स में इंटीग्रेशन हुआ था। क्लियर है? उसमें आर स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा। चलो ये होमवर्क है तुम्हारा, एक बिल्कुल ऐसे सिलेंडर के लिए इनसाइड आउटसाइड निकालना है, करंट डेंसिटी दी हुई है जे नॉट इंटू आर स्क्वायर, तो तुम्हें मिलेगा कि बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आएगा, क्यूबिक, और फिर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जैसा आर के जैसे ही आ जाएगा। क्लियर है चीज? अब हम कल करेंगे कैविटी वाले, मतलब अगर सिलेंडर के अंदर कैविटी हुई तो क्या होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।